28 फरवरी को सुबह सुबह यूएस और इजरायली जेट तेहरान में घुसते हैं और सीधा अली खमेनी के घर को टारगेट करते हैं। 30 बंकर बस्टर बम एक के बाद एक गिराए जाते हैं। Iran state-run media is now confirming that the Ayatollah has been killed. CIA और इजराइल के पास एग्जैक्ट लोकेशन के साथ ये इंटेलिजेंस भी थी कि इस टाइम पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ईरान के टॉप लीडर्स के साथ एक मीटिंग में हैं। सिर्फ 1 मिनट लगता है और सब राख बन जाता है। In 60 seconds, Khamenei and several senior officials were dead. अली खमेनी, उनकी फैमिली के 1 दर्जन से ज्यादा लोग और 40 सीनियर ईरानियन लीडर सब के सब इस एक अटैक में जाते हैं। Nearly 40 other senior Iranian leaders were also eliminated in the same operation. अली खमेनी की एज इस टाइम पर 86 साल थी, जो 36 सालों से ईरान पर आयरन फिस्ट के साथ रूल कर रहे थे। लेकिन जैसे ये न्यूज बाहर आती है, पूरी दुनिया से 2 बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन निकल के आते हैं। एक तरफ ईरान के कुछ लोग सड़कों पे नाच रहे थे और इस न्यूज को सेलिब्रेट कर रहे थे। अली खमेनी के स्टैचूज गिराए जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोग मातम भी मना रहे थे। लोग फूट फूट के रो रहे थे और रिवेंज के रेड फ्लैग्स को लहराया जा रहा था। खमेनी ने 36 साल तक 9 करोड़ लोगों पर डिक्टेटर की तरह हुकूमत करी। इन्होंने औरतों से उनके हक छीने, इन्होंने हजारों लाखों प्रोटेस्टर्स को जेल में डाला, उनको जान से तक मार दिया। इन्होंने टेरर नेटवर्क्स के थ्रू पूरे मिडिल ईस्ट को एक आग में झोंक दिया और इनकी पॉलिसीज ने ईरान को दुनिया की 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी से घसीट के उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आज लगभग 35 से 40% लोग बिलो पॉवर्टी में जी रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है और इसीलिए आज की वीडियो में जरा इसी पे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन थे अली खमेनी, कैसे ये पावर में आए और कैसे 36 साल तक इन्होंने ईरान पर आयरन फिस्ट के साथ रूल किया। और सबसे बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, जब इजराइल और यूएसए ने अली खमेनी को रास्ते से हटा दिया है तो ईरान का क्या होने वाला है। जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं, क्या वो कमजोर हैं या वो घायल हैं, इसीलिए और घातक हो सकते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, दुनिया में कहीं भी वॉर हो जाए, लोगों का पोर्टफोलियो सबसे पहले लाल हो जाता है। यूक्रेन वॉर के टाइम पर सेंसेक्स एक ही हफ्ते में 4000 पॉइंट गिर गया था। कोविड के टाइम पर सर्किट ब्रेकर्स लग गए थे और अभी ईरान वॉर में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। लेकिन दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या राकेश झुनझुनवाला थे, वो एक ही चीज कहते आए हैं, जब कभी बाकी लोग डरे हुए होते हैं तभी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का टाइम रहता है। ये टाइम होता है जब मार्केट में शेयर आपको सस्ते मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस टाइम पर ज्यादातर लोग पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं या फिर ब्रोकरेज चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं कि छोटा इन्वेस्टर अकाउंट तो खोल लेता है लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए आज मैं बात करना चाहता हूं लेमन के बारे में। लेमन एक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड व्हाट मेक्स इट स्टैंड आउट इज देयर इन्फिनिटी प्लान। नॉर्मली ये प्लान आपको 1499 रुपीस पर मंथ का मिलता है, लेकिन मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो ये आपको मिलेगा सिर्फ 199 रुपीस पर मंथ में। इसमें अकाउंट ओपनिंग भी कंप्लीटली फ्री है। इन्फिनिटी प्लान में आपको मिलता है 0 ब्रोकरेज ऑन अनलिमिटेड ऑर्डर्स, मतलब जितना भी इन्वेस्ट करो हर बार ब्रोकरेज नहीं कटेगा। ऊपर से मिलते हैं 100+ प्रीमियम इंडिकेटर्स एंड एडवांस्ड हीट मैप्स, ताकि आप अलग अलग सेक्टर्स के मूवमेंट को ट्रैक कर सको। इसके अलावा प्रीमियम स्क्रीनर्स और डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है और डेली रिसर्च कॉल्स भी मिलती है जिनकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी का ट्रैक रिकॉर्ड अप्रोक्सीमेटली 88% रहा है। तो अगर आपको सीरियसली इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, चेक इट आउट। अकाउंट ओपन करो, इन्फिनिटी प्लान को एक्टिवेट करो और ब्रोकरेज के पैसे बचाओ। अली खमेनी का जन्म 1939 में मशहद शहर में हुआ था। एक गरीब क्लेरिकल फैमिली में पैदा हुआ लड़का जिसके बचपन में किसी फ्यूचर रूलर बनने जैसा कुछ नहीं था। खमेनी ने खुद कई बार ये बोला है कि बचपन में घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को ठीक से खाना तक नहीं मिलता था। ऐसे एक गरीब और कंजर्वेटिव रिलीजियस एनवायरनमेंट से अली खमेनी की कहानी शुरू होती है। जवानी में खमेनी ईरान के कौम शहर में चले जाते हैं, जो ईरान का सबसे बड़ा रिलीजियस सेंटर माना जाता है। वहीं उन्होंने शिया थियोलॉजी पढ़ी और वहीं पे उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन बना, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। ईरानियन रेवोल्यूशन का जो आइडियोलॉजिकल डीएनए था वो खमेनी के अंदर वहीं से आने लगा था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के रेजिम के दौरान खमेनी ने मोनार्की के खिलाफ खूब एक्टिविज्म करा, जिसका रिजल्ट भी उन्हें बहुत जल्दी मिल गया, क्योंकि इस दौरान उन्हें 6 बार अरेस्ट किया गया, लगातार इंटेरोगेशन हुए, इवन जेल जाना पड़ा और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें पूरे 3 साल के लिए एग्जाइल में भेज दिया गया। उन्हें बीरजंद में शिफ्ट कर दिया गया, सदर्न ईरान का एक ऐसा कोना जहां कोई भी उन्हें नहीं जानता था। लेकिन यहीं पर खमेनी की असली स्टाइल सामने आती है। बीरजंद में उन्होंने धीरे धीरे अपने कनेक्शन बनाने शुरू कर दिए। रिलीजियस सर्कल्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लोकल क्लेरिक्स, इन सब को लेकर धीरे धीरे उन्होंने एक अंडरग्राउंड नेटवर्क खड़ा कर दिया और ये सारा कुछ ईरानियन रेवोल्यूशन के लिए बेहद जरूरी था। और इसीलिए जब 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में नया पावर स्ट्रक्चर बन रहा था तो खमेनी को इग्नोर कर पाना इम्पॉसिबल था और यहीं से उनका पॉलिटिकल राइज शुरू होता है। सबसे पहले उन्हें डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, फिर कुछ ही वक्त में वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं और फिर 1981 में सिर्फ 2 साल बाद अली खमेनी ईरान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और इस
समय उनकी उम्र सिर्फ 42 साल थी। जब ये प्रेसिडेंट बने उस समय पर ईरान और इराक के बीच में जंग चल रही थी, एक ऐसी वॉर जो पूरे 8 साल तक चलती है। ईरान पर कॉन्स्टेंटली बॉम्ब की जाती है, सैंक्शन लगाए जाते हैं, हैवी मिलिट्री मोबिलाइजेशन किया जाता है। ईरान लिटरली एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ चुका था। इस वॉर में यूएसए, यूके, सोवियत यूनियन, फ्रांस, इटली और ज्यादातर अरब देश इराक के सपोर्ट में खड़े थे। इस पूरे समय के दौरान खमेनेई ईरान के प्रेसिडेंट थे। 1981 में उनके ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट भी हुआ। एक बॉम्ब ब्लास्ट में खमेनेई बुरी तरह से जख्मी हुए। उनकी जान तो बच गई पर उनका दायां हाथ परमानेंटली पैरालाइज हो गया। वॉर के एंड में ईरान को सीज फायर के लिए एग्री करना पड़ा। अब इसके बाद खमेनेई की पॉलिटिकल इमेज कमजोर होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पॉलिटिकली उनकी इमेज और ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि अब वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं थे, वो लिटरली एक रिवॉल्यूशन के सर्वाइवर थे। ईरान के लोगों के प्रोटेक्टर की तरह उनको प्रेजेंट किया गया। और इसी पीरियड में उनके और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर यानी कि IRGC के बीच में जो रिश्ते थे वो और गहरे हो गए। फिर आया 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के फेस और उस समय के सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्लाह खोमेनी की हो जाती है और सुप्रीम लीडर की कुर्सी खाली हो जाती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने नए सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्लाह की पोस्ट के लिए अली खमेनेई को चूज कर लिया, लेकिन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। टेक्निकली खमेनेई इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، क्योंकि वो सिर्फ हुज्जत अल इस्लाम थे, यानी एक मिड रैंकिंग क्लेरिक थे। सुप्रीम लीडर बनने के लिए एक और लेवल चाहिए होता है, यानी कि मर्जा। शिया इस्लाम में ये टॉप रिलीजियस अथॉरिटी होती है और ये रिक्वायरमेंट ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई थी। तो इनको सुप्रीम लीडर बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाता है और इस रिक्वायरमेंट को ही हटा दिया जाता है। जो इनसे पहले सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्लाह खोमेनी थे, वो एक फायर ब्रांड लीडर थे जिनका अपना एक करिश्मा था, लाखों लोग उनके पीछे चलते थे। लेकिन खमेनेई थोड़े अलग थे। इन्होंने स्पीचेस या करिश्मा से पावर को बिल्ड नहीं किया था, इन्होंने पावर बिल्ड करी थी अपने नेटवर्क्स और लॉयल्टी से। इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेकर इन्होंने आने वाले सालों में एक ऐसा पावर स्ट्रक्चर खड़ा किया कि 36 साल तक इनको ईरान में हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। 36 साल सोच के देखो, 36 साल तक एक आदमी ने 9 करोड़ लोगों के देश पे कंट्रोल जमाए रखा। और ये कंट्रोल सिर्फ एक रिलीजियस टाइटल की वजह से नहीं था, ये कंट्रोल बना था इलेक्शंस को मैनिपुलेट करके, एक सिक्योरिटी स्टेट खड़ा करके और हर डिसेंट को ब्रूटल फोर्स के साथ क्रश करके। सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से शेप अप करना शुरू करा। 2005 में उन्होंने एक अननोन हार्डलाइनर को प्रमोट किया, महमूद अहमदीनेजाद, जो कि एक एस्टैब्लिशमेंट का आदमी था, सिस्टम के प्रति बहुत लॉयल था। फिर आया 2009 का इलेक्शन। रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट मीर हुसैन मौसवी ने ईरान रेजिम को चैलेंज किया और इनको लाखों वोट पड़े, लेकिन जब रिजल्ट आए तो अहमदीनेजाद एक लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत जाते हैं। सबको पता था कि इलेक्शन को रिग किया गया है। तेहरान और दूसरे शहरों में लाखों लोग सड़कों पे उतर आए। ये मूवमेंट हिस्ट्री में ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना गया। लोगों ने नारे लगाए दैट वेयर इज माय वोट, लेकिन सिस्टम ने जवाब बैलेट से नहीं बल्कि बुलेट से दिया। IRGC और बसीज मिलिशिया को डिप्लॉय किया गया, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया और दर्जनों लोग मारे गए। और ये पैटर्न ईरान के अंदर बार बार रिपीट हुआ। 1999 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए और उसे भी ब्रूटली क्रश किया गया। 2017-18 में इकोनॉमिक प्रोटेस्ट हुए और उसमें भी सेम तरीके से क्रश कर दिया गया। फिर 2019 में भी सेम चीज देखने को मिली। जब गवर्नमेंट ने अचानक से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए तो पूरे देश में प्रोटेस्ट फैल गए। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर प्रोटेस्ट 100 सिटीज से ज्यादा पहुंच चुके थे। इस बार भी रेजिम का रिस्पॉन्स उतना ही ब्रूटल था। इंटरनेट पूरे देश में बंद कर दिया गया ताकि दुनिया को पता न चले कि क्या हो रहा है, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलवा दी। 2022 में मासा अमीनी वाला इंसिडेंट आप सबको याद होगा। मासा अमीनी की डेथ के बाद जब एक और नेशन वाइड रिवोल्ट हुआ तो फिर से वही पैटर्न देखने को मिला, अरेस्ट एंड एग्जीक्यूशन। 550 से ज्यादा लोगों को रेजिम ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबसे बड़ा एक्सप्लोजन आया 2025-26 के प्रोटेस्ट में। इकोनॉमिक कोलैप्स, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और रिप्रेशन के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर रहे थे। रेजिम ने फिर से एक बार इंटरनेट ब्लैकआउट किया और नेशन वाइड क्रैकडाउन लॉन्च कर दिया। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से इस प्रोटेस्ट के दौरान करीब 30,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। खमेनेई ने धीरे धीरे IRGC को सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स नहीं बल्कि अपनी पर्सनल पावर मशीन बना लिया था। IRGC के पास अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इवन अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क भी था। इसके एलीट विंग्स कुड्स फोर्सेस बाहर के देशों में कोवर्ट ऑपरेशन चला रहे थे। लेकिन पावर सिर्फ गन से नहीं आती, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और इसीलिए IRGC कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से लेकर टेलीकॉम नेटवर्क, ऑयल कॉन्ट्रैक्ट, स्पोर्ट, बैंकिंग हर एक सेक्टर में मौजूद है। एक पूरा इकोनॉमिक एम्पायर बना हुआ है जिसका कंट्रोल लार्जली गार्ड्स के कमांडर्स के हाथ में रहता है और ये सिस्टम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शेडी डील्स और करप्शन से भरा हुआ है। इसका एग्जैक्ट सिमिलर एग्जांपल आपको पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री में दिखाई देता है। रीजनल लेवल पर भी खमेनेई ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिसका नाम था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हौती और इराक के शिया मिलिशिया। इस नेटवर्क ने ईरान को मिडिल
मिडिल ईस्ट में एक पावरफुल प्लेयर बना दिया था और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, इजराइल को चारों तरफ से घेर के खत्म करना। जब से ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, यहाँ के लोग सिर्फ दो ही बात कहते हैं, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। इवन इनके स्कूलों में प्रेयर के बाद ये दोनों बातें रोज दोहराई जाती हैं और इसी बात को खमेनी आगे लेके बढ़ रहे थे। इसके अलावा खमेनी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी एक जियोपॉलिटिकल वेपन बना दिया। ईरान ने इनके राज में यूरेनियम एनरिचमेंट को धीरे धीरे बढ़ाया और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज डेवलप कर ली। 2015 में जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ JCPOA न्यूक्लियर डील साइन हुई, जिसमें सैंक्शन रिलीफ के बदले प्रोग्राम को लिमिट करने का एग्रीमेंट हुआ था, United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को इस डील से बाहर निकाल दिया। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. और उसके बाद ईरान ने एनरिचमेंट फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया और तब से अब तक ईरान न्यूक्लियर वेपन के अराउंड एक एम्बिग्यूटी मेंटेन करके चल रहा था। लेकिन खमेनी ने ये सारा कुछ जो किया, इसका एक हैवी कॉस्ट ईरान के लोगों को पे करना पड़ा। 1979 के रिवॉल्यूशन से पहले आप देखोगे ईरान मिडिल ईस्ट की एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज में से एक था और आज के दिन सैंक्शंस, मिसमैनेजमेंट और करप्शन के बाद देश की इकोनॉमी डीप क्राइसिस में जा चुकी है। पर कैपिटा इनकम रिवॉल्यूशन के पहले के लेवल से काफी नीचे चली गई है। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, करेंसी कोलैप्स कर चुकी है और ईरान के बेस्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब के सब देश छोड़ के भागना चाहते हैं और ये सब कुछ अली खमेनी के लेगेसी का एक हिस्सा है। लेकिन दुनिया भर में खमेनी की इमेज काफी पैराडॉक्सिकल है, क्योंकि खमेनी कोई सिंपल विलेन या हीरो वाली कहानी नहीं है। उनकी के बाद ये चीज आपको साफ साफ देखने को मिली। दुनिया भर के शिया मुस्लिम्स जिनके लिए वो मर्जा तकलीद थे, यानी कि हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी थे, वो लोग उनकी मौत पर फूट फूट के रो रहे थे। भारत में कश्मीर से यूपी तक मैसिव प्रोटेस्ट हुए। शिया कम्युनिटी ने 3 दिन का मातम डिक्लेयर करा। श्रीनगर में लाल चौक पे प्रोटेस्ट हुए, लखनऊ में इमामबाड़ा पे हजारों लोगों ने मातम मनाया। कुछ जगह पर तो इस मातम में शिया और सुन्नी की यूनिटी दिखाई दी और दूसरी तरफ थी ईरानियन विमेन, स्पेशली वो जो इनके ऑपरेशन का शिकार थी, जो मोरालिटी पुलिस से परेशान थी, जो जेल गई थी हिजाब ना पहनने के लिए। वो लोग इस्फहान, कराज, करमशाह इस सब जगह पर नाच नाच के आतिशबाजियां कर रही थी। जगह जगह पर उनके स्टैचू गिराए जा रहे थे। ईरानियन डायस्पोरा जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उन्होंने भी सेलिब्रेशन की रैलीज निकाली। लंदन में तो ईरानियंस और जूज एक साथ नाचते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब खमेनी जा चुके हैं और यहां से आता है एक बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा। अली खमेनी के बेटे मुस्तफा खमेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है अभी किसी को नहीं पता है। शुरू में रिपोर्ट्स आ रही थी कि अली खमेनी के साथ उसी ब्लास्ट में ये भी इंजर्ड हो गए थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम कर दिया कि वो बुरी तरह से इंजर्ड है, बॉडी डिसफिगर हो चुकी है। इवन यूएसए ने नई इंफॉर्मेशन देने के लिए $10 मिलियन का रिवॉर्ड तक अनाउंस कर दिया। और अब सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से मुस्तफा एक हाईली सिक्योर रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट में मॉस्को ले जाए गए हैं, जहां पर उनकी सर्जरी चल रही है। मुस्तफा खमेनी अभी 56 साल के हैं, ईरान इराक वॉर में लड़ चुके हैं। इन्होंने कभी भी फॉर्मली कोई ऑफिस होल्ड नहीं करा है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, कोई मिनिस्ट्री नहीं संभाली है, लेकिन पावर के सबसे करीब ये रह चुके हैं। IRGC कमांडर से इनके बहुत सीधे कनेक्शन है, इसलिए नेक्स्ट सुप्रीम लीडर के वोट में IRGC का इनको फुल सपोर्ट हासिल था। ईरान के लोग बताते हैं कि मुस्तफा अपने फादर से भी ज्यादा रेडिकल और हार्ड लाइनर है। ऊपर से इन्होंने अभी लगभग अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है। नेचुरली अगर ये ठीक होकर पावर संभालने आते हैं तो हो सकता है ये नेगोशिएशन टेबल पर बैठने से ही मना कर दें। रेडिकल आइडियोलॉजी और पर्सनल लॉस का जो कॉम्बिनेशन है वो दुनिया के लिए काफी डेंजरस हो सकता है और ऐसे में मुझे लगता है कि सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला और मोस्ट लाइकली है कि मुस्तफा वापस आकर पॉलिसीज को कंटिन्यू करें जो अली खमेनी चला रहे थे। IRGC वैसे ही डोमिनेंट रहे, मतलब रेजिम चेंज जो यूएस का सपना है वो चकनाचूर होकर बिखर जाएगा और इस वॉर से ट्रंप को सिर्फ ह्यूमिलिएशन के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इसका उल्टा रशिया और चाइना से सपोर्ट लेकर ईरान और एग्रेसिवली अपने न्यूक्लियर एम्बिशन को चेज करना शुरू कर देगा और इजराइल और यूएसए के लिए फ्यूचर में एक और बड़ा खतरा बन के उभरेगा। और दूसरा रास्ता है कि ईरान में सच में एक रेजिम चेंज हो जाए, कुछ मदद यूएस और इजराइल करे और बाकी काम ईरान के लोग खुद सड़कों पे उतर के पूरा कर दे। लेकिन मुझे पर्सनली इसके चांसेस अब ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अभी तक काफी स्ट्रांगली रिटेलिएट करा और ईरान की जनता भी एटलीस्ट इस समय पर प्रोटेस्ट के मूड में तो नहीं दिखाई दे रही और यूएसए इस टाइम पर एक ऑन ग्राउंड इन्वेजन को अफोर्ड कर नहीं सकता। ज्यादातर एक्सपर्ट्स भी अब यही मानने लगे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बहुत ज्यादा समय तक के लिए यहां पर फंसे रहना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन मोस्ट लाइकली है और ऐसा होने से ईरान का फ्यूचर और ज्यादा रेडिकल और डेडली होने वाला है। बाकी लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उनको चेकआउट करना मत भूलना। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।